अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग दुनिया के अंदर 5 म्यूटेंट जो हैं उनके पास अचानक अपनी पावर्स आ चुकी हैं, जिसमें से हमने देखा कि किस तरीके से होप समर्स जब तक उनको ना छुए तो वो लोग बहुत ज़्यादा दर्द के अंदर तड़प रहे होते हैं, लेकिन होप समर्स की छूते ही उन सारे के सारे म्यूटेंट्स की पावर स्टेबल हो जाती हैं और वो अपने आप पे काबू पा लेते हैं। इसी के साथ हमने लास्ट एपिसोड के अंदर होप की फैमिली की तरफ भी देखा कि किस तरीके से उसका क्या बैकग्राउंड है और साइक्लोप ने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करी। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि किस तरह से जो बाकी के म्यूटेंट्स दुनिया भर के अंदर आए हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है। तो अब आगे तो आज जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है वो मेक्सिको सिटी के अंदर से होती है और जहाँ पे हमें एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाई जा रही है जो कि दरअसल अपने एग्जाम को कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एग्जाम करते करते कुछ अचानक उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। उसके हाथ से पेंसिल की नोक टूट जाती है और अचानक उसका पूरा का पूरा पेपर उड़ते हुए जा रहा होता है और अगले पल जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो अपने घर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको डॉक्टर्स काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं और उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसके सामने दुनिया बहुत तेजी से जो है वो मूव हो रही है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी पावर जो है वो जो है मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुकी हैं और डॉक्टर्स वगैरह इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे साइलॉक और डॉक्टर सिसिलिया रीस जो है वो यहाँ पे पहुँचती हैं और कहती हैं हम आपके लड़के के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से कैलिफोर्निया के अंदर शिफ्ट होते हैं अगले पल, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे टोनी स्टार्क और यहाँ पे जो है हमारी एमा फ्रॉस्ट वो दोनों एक दूसरे के साथ डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और एज यूजुअल आप समझ ही गए होंगे कि एमा और स्टार्क के बीच में थोड़ी सी रोमांटिक बातें होती हैं। स्टार्क उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, एमा यहाँ पे सख्त लॉन्डी बनने की कोशिश करती है और वो सारा का सारा एटीट्यूड चलाते हुए वो अब दोनों एक दूसरे से बात वगैरह शेयर कर ही रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली टोनी स्टार्क का एमा से मिलने का यहाँ पे जो मकसद है ठीक वही मकसद है जो कि हमने देखा था कि वहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स का मकसद था साइक्लॉप्स से मिलने के लिए, यानी कि टोनी उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ह्यूमंस और म्यूटेंट्स वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए ही बने हैं। उन दोनों के अंदर सुपर हीरोज मौजूद हैं जो कि एक साथ लड़ सकते हैं और उनको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इसी के अंदर उन दोनों की भलाई भी है। मैं जानता हूँ इस बारे में कि कैप्टन ने स्कॉट से ऑलरेडी बात करी है और इसी वजह से उसको शायद मेडल वगैरह भी दिलवाया है ताकि तुम्हारी सिटी के अंदर थोड़ी सी इज्जत बढ़ सके, इस दुनिया के अंदर बढ़ सके। लेकिन मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ तुमसे ये सारी की सारी बातें करने के लिए ताकि मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूँ कि हमारे बीच एक रियल डील हो रही है और उसको सही करने का वक्त अभी हमारे पास अभी ही है। अब से हम कोई सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, ना ही कोई आइसोलेशन के अंदर रखेंगे। एवरीबडी कैन गेट अलॉन्ग विथ एवरीबडी, लेकिन जो चाहे वो जिससे मिल सकता है, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कोई शेडोज के अंदर छुपेगा नहीं, कोई पीछे से किसी की स्ट्रिंग्स को पुल करने की कोशिश नहीं करेगा और इसी तरह हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा फायदा ही होगा। तो वहीं से एमा बोलती है कि प्लीज डार्लिंग, अगर जिंदगी के अंदर सीक्रेट्स ही नहीं होंगे तो फिर जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग बन जाएगी। तो स्टार्क बोलता है कि सीक्रेट तो सबके ही होते हैं लेकिन वो खतरनाक किस्म के भी हो सकते हैं। खैर आज की रात हम अपनी इस यूनिटी को देते हैं मिस फ्रॉस्ट, यूनिटी एंड नो मोर सीक्रेट्स। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा उटोपिया की द रिग के अंदर शिफ्ट होते हैं। अब मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक्समैन के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद होती है कॉमिक्स के अंदर और एकदम अगर आप बीच में उसको पढ़ना छोड़ दें तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो रिग दरअसल वो जगह उटोपिया के अंदर जहाँ पे एक्समैन ने अपने कैदियों को रखा हुआ है और यहाँ पे जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट नजर आ रहा है डेंजर, वो यहाँ की तरह की वार्डन है जो कि इन सारे के सारे कैदियों के ऊपर नजर रखती है और कहती कि मिस फ्रॉस्ट, मैंने आज आपका यहाँ पे आना इस तरह से एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, तो आपका यहाँ पे आने का क्या मकसद है? तो कहती कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक टोस्ट के लिए आई हूँ। तो वो कहती कि मुझे माफ कीजिएगा, कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस देखने के लिए आई हूँ कि वो कैसा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सेबेस्टियन शॉ, जिसको हम फॉर्मली हेल फायर के क्लब के लीडर के नाम से भी जाना करते थे, वो यहाँ पे इनके पास कैद है। और डेंजर बोलती है कि वो इस वक्त जो है एक बीच के ऊपर मौजूद है और उसको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो अपने फादर से बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वो यहाँ पे सेफ रहने वाला है, वो हमारा एक सीक्रेट बन के ही रहने वाला है। तो वहीं से एमा बोलती है कि इस वाले इंसान के साथ तुम कभी कुछ नहीं कह सकती हो, तुम ये नहीं कह सकती हो कि तुम इसको हमेशा के लिए सेव रख सकती हो क्योंकि ये इंसान बहुत ही पेचीदा किस्म का है। तो वहीं से डेंजर बोलती है कि मैं देख सकती हूँ कि आप अपने पीछे अपनी एंग्जाइटी को छुपाने की कोशिश कर रही है मिस फ्रॉस्ट, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि आज के बाद ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मुझे पता है कि बेस्टियन के अटैक के बाद आपके दिल में बहुत ज़्यादा सवाल होंगे सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन अब मैंने पूरी की पूरी सिक्योरिटी को 1000 फोल्ड्स बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक या साइकिक किसी भी किस्म के कोई भी सिग्नल को हो मैं सेंस कर लेती हूँ। मेरी टेलीपैथी इतनी ज़्यादा तेज हो चुकी है कि बेसिकली मैं इस बात का भी पता लगा सकती हूँ कि इस वक्त मिट्टी के कितने जर्रे इस कमरे के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है आपको यहाँ पे इन सब चीजों की परवाह नहीं है, बल्कि आपको परवाह है उसकी प्रेजेंस से कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या मैंने ठीक कहा? तो वहीं से वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में कोई चीज प्रोज्यूम करो? तुम हो क्या मेरे सामने? तुम तो सिर्फ एक 4th रेट एक्शन फिगर हो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी।
लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर जेरी को आते हैं और कहते हैं एक्सक्यूज मी एमा, पीटर और किटी जो है वो एक दूसरे से बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं सिक बे के अंदर, और पीटर ने मुझसे कहा कि मैं एमा को उसके पास जाने के लिए कहूँ, क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है? हे देयर डेंजर, कैसी हो तुम? तो डेंजर कहती है कि हेलो। तो एमा हम देखते हैं कि यहाँ से गुस्से में चले जाती है और कहती है कि फाइन, मैं पीटर से जाके मिल लूंगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे साइलॉक और उसके साथ जो डॉक्टर सिसिलिया होती हैं वो बेसिकली इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन साइलॉक बोलती है कि डॉक्टर रीस, मैं उसकी जो थॉट्स को पढ़ नहीं पा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हैं। तो वहीं से रीस बोलती है कि गैब्रियल, आखिरकार तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम कहाँ हो? गैब्रियल, इस इंजेक्शन के जरिए जो मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम थोड़ी देर काम हो जाओगे। उसी तरह देखते हैं कि वो लोग भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और अगली बार हम देखते हैं कि डॉक्टर रीस जो हैं वो उसके पेरेंट्स से बात कर रही होती है और बताती हैं कि हमें ये देख के लग रहा है कि आपके बेटे की हालत को देख के इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि शायद वो एक ऐसे प्रोसेस के अंदर इस वक्त मौजूद है जिसके अंदर म्यूटेंट बन रहा होता है। तो उसकी माँ एकदम परेशान होती है, कहती है कि क्या ये सब आखिरकार कैसे हो रहा है? तो कहती है कि एट द मोमेंट हम इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते हैं और ना ही हमारे पास कुछ बताने के लिए आपको एग्जैक्टली मौजूद है कि वो ये सब कैसे कर रहा है, ये सब क्या आगे जाके होने वाला है। लेकिन हमारे पास कुछ मशीन्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम जिसके जरिए हमें आपके बेटे के बारे में पता चला और हम यहाँ पे आ गए। तो वहीं से उसके फादर पूछते हैं, तो क्या आप लोग इसमें हमारी कोई मदद कर सकते हैं? तो डॉक्टर रीस बोलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो एक्स मैन हैं, हमें तो क्रिएट इसीलिए किया गया है ताकि हम प्रोटेक्ट, ट्रेन, एड और असिस्ट कर सकें उन बच्चों को जो कि आपके बेटे की तरह हैं। तो इसलिए वो जो कुछ भी बन रहा है हम उसको वो बनने में उसकी मदद करेंगे। हमारे पास वो सारी की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक साइलॉक आती है कमरे से निकल और कहती है, डॉक्टर रीस, कुछ हो गया है। इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा कमरे के अंदर आते हैं और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ से उसकी बॉडी गायब हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे साइलॉक बताती है कि वो अभी भी इसी कमरे के अंदर मौजूद है, मैं उसको सेंस कर सकती हूँ, लेकिन उसका माइंड यहाँ पे, उसकी बॉडी कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन वहीं से साइलॉक अगले पल बोलती है कि डॉक्टर रीस, मुझे कुछ देर के लिए आपकी एबिलिटीज को जो है बोरो करना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि साइलॉक बेसिकली उनके सर के ऊपर हाथ लगा के उनकी एबिलिटीज को ले रही होती है। तो डॉक्टर चिल्लाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो वहीं से साइलॉक बोलती है कि ये थोड़ा सा हर्ट करेगा, लेकिन अगर आप इतना स्ट्रगल ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये रहा वो, उसकी प्रेजेंस अभी भी इसी कमरे के अंदर मौजूद है। तो वहीं से रीस बोलती है कि हमें स्कॉट समर्स को कॉल करनी होगी, उसको बताओ कि उसका लड़का जो है अचानक गायब हो चुका है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि स्कॉट यहाँ पे वुल्वरीन के साथ एक बार में बैठ के ड्रिंक्स वगैरह कर रहा होता है और कहता है कि रॉजर डेड बेट्सी, तुम उस पूरे के पूरे कमरे को सील कर दो जब तक होप वहां पे नहीं पहुंच जाती। उन लोगों से मेरी बात हुई है, वो लोग बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। तो बताओ लोगन कि आखिरकार हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? प्लीज अब मुझे ये मत कहना कि अब हमें एक और राउंड लेना होगा, मतलब मेरा लिवर से ज्यादा और शराब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तुम्हारे बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है, हाँ, इससे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि कर्ट अब जा चुका है। अब हम उसकी दुख बनाने के लिए कितने भी टोस्ट, कितने भी ग्लासेस को रेस क्यों ना कर लें, लेकिन अब वो लौट के वापसी नहीं आ सकता है। मैं तुमसे बस यही कहने की कोशिश कर रहा था कि कर्ट इस बारे में जानता था कि वो क्या काम कर रहा है, वो हम में से सबसे बेहतर तरीके से जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये सब करने के लिए तैयार था। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे गुस्से में आया हुआ हूँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसके अंदर कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है। मैं चाहता था उस दिन उसको बचा सकता था क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन तुम स्लिम, मैं तुम्हारे चेहरे पे ज़रा सी भी उदासी नहीं देख रहा हूँ उसके जाने के बाद से ही। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि उस वक्त हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी डैम दुनिया बर्बाद हो रही थी और सच में उस वक्त तुम्हें हमारे लोगों को संभालने की जरूरत थी। वो जगह मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि हम जंग के मैदान में बैठ के नाइटक्रालर की मौत का अफसोस करते या दुख बनाने के लिए बैठ जाते और पूरी जंग हार जाते। लेकिन अब वो जंग खत्म हो चुकी है, हम उसको जीत चुके हैं और उसके बाद भी स्कॉटी, मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर जरा भी गम नहीं देखा। क्या तुम अपने आप के अंदर से सारी की सारी फीलिंग्स को खत्म कर चुके हो या तुमने कोई अलग ही तरीका ढूंढ लिया इन सारी की सारी चीजों को प्रोसेस करने का जो कि अभी तक मुझे ना पता चल सका? तो वहीं से साइक्लो बोलता कि आई एम सॉरी, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे इमोशनल होने के बारे में मुझसे वुल्वरीन बोल रहा है कि मैं इमोशनल क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो इंसान जो कि कभी किसी के ऊपर इमोशनल ना हुआ करता था, ना ही किसी से अपनी फीलिंग्स को जोड़ा करता था। देखो, तुमने जो कुछ भी एमा से बातचीत करी उससे तो मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारा इस वक्त दिमाग थोड़ा सा सही नहीं है और तुम काफी ज्यादा रिडिकुलस हरकतें कर रहे हो। तो लोगन बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम वॉर के टाइम पे एक जनरल बन सकते हो स्कॉटी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम हर वक्त उसी अपने गेटअप के अंदर, उसी कैरेक्टर के अंदर रहो जिस तरह हमारे पास एक जंग चल रही हो। वो सारी की सारी ट्रेनिंग, वो सारी की सारी इंसैनिटी, उसको हैंडल करने के लिए ही तुम्हें तैयार किया गया था। तुम्हें वो सब तो सिखा दिया गया है कि तुम्हें किस तरह से लड़ना है, तुम्हें किस तरह से पागल होना है, लेकिन क्या तुम्हें कभी किसी ने यह सिखाया कि तुम्हें कब रुकना है और कैसे रुकना है?
तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली वुल्वरीन को जो है वो नाइट कलर की मौत का सदमा अब तक लगा हुआ है और वो इसको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि आखिरकार साइक्लॉप जो है वो इतना ज्यादा चिल कैसे बैठा हुआ है। साइक्लॉप को भी उसकी मौत का उतना ही अफसोस होना चाहिए जितना उसको हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि साइक्लॉप जो है एक्समैन का लीडर बन चुका है तो उसके अंदर की फीलिंग, उसके अंदर के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होते जा रहे हैं और वो एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन गया है। तो उसी के बाद हम लोग यहाँ से दोबारा सिक बे के अंदर शिफ्ट होते हैं यूटोपिया पे, जहाँ हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे आती है, कहती है डार्लिंग मैं अब यहाँ पे आ चुकी हूँ और बच्चों मुझे क्वाइट फ्रैंकली बताओ कि तुम लोगों के साथ आज कैसा रहा और अपने बारे में जो मुझे बताना चाहते हो वो फौरन से बता सकते हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर जो होता है बेसिकली क्लॉसस, वो यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट को इसीलिए बुला रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पे किटी प्राइड से बात नहीं कर पा रहा है जब से वो यहाँ पे आई है, तो इसलिए वो उनकी मदद को इस्तेमाल करके बेसिकली उसके दिमाग को पढ़ के उनसे बातचीत करना चाह रहा है। लेकिन एमा फ्रॉस्ट बोलती है ओह गॉड प्लीज मुझे जान से मार डालो, तुमने मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि मैं यहाँ पे आकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दिमाग पढ़ सकूं। तो वहीं से पीटर बोलता है कि हाँ मैंने इसीलिए ही बुलाया है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि अगर तुम इस बात को विश करते हो कि मैं कभी अपने ही मुंह के अंदर उल्टी करके उसको निगल जाऊं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग, क्योंकि मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे किटी जो है एमा फ्रॉस्ट की तरफ देख रही होती है और इशारे से बोलती है कि मुझे उससे बात करनी है। तो वहीं से एमा बोलती है कि डैम इट प्राइड, चलो मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ। और उसी तरफ देखते हैं कि एमा बेसिकली वहाँ पे उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है और कहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो ताकि इसके जरिए तुम लोग एक दूसरे से बात कर सको। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली हेलकैट यानी कि किटी प्राइड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड यानी उसको आई लव यू बोलती है और पीटर भी उसको आई लव यू टू बोलता है। और इसी के बाद हम दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो नया म्यूटेंट मैनिफेस्ट हो रहा है और हम देखते हैं कि एक्समैन का ब्लैक बर्ड जहाज यहाँ पे पहुंच चुका है, यानी कि होप यहाँ पे पहुंच चुकी है और कहती है हाय मेरा नाम होप है, डॉक्टर रेस ने मुझे बताया कि आपका बेटा एक चेंज के अंडरगो हुआ है, हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तो वहीं से उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ एक बच्ची हो, यहाँ हम किसी डॉक्टर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी स्पेशलिस्ट को, किसी छोटी बच्ची को नहीं। तो वहीं से हम देखते हैं कि जो अभी नई नई म्यूटेंट बनी है लॉरी, वो आके कहती है मैम सर मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले तक मैं होप को जानती तक नहीं थी, लेकिन अचानक जो आपके बेटे के साथ हो रहा है वही मेरे साथ होना शुरू हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा तकलीफ में थी जितनी तकलीफ मैंने ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं करी, लेकिन तब होप मेरे पास आई और उसने मुझे बचाया। और उसी तरह हम देखते हैं कि होप बेसिकली उसी कमरे के अंदर आती है जहाँ पे साइलॉग जो है वो उसको बताने की कोशिश करती है कि बेसिकली वो अभी भी यहीं कमरे के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं एक तरह की ऐसी हैं कि उसने उसको इनविजिबल कर दिया है। और हम देखते हैं कि होप बेसिकली उसको फील करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। और इसी के बाद हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं एटलांटिस के अंदर, जो कि इस वक्त यूटोपिया के नीचे ही है। और हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट दरअसल यहाँ पे नेमोर से मिलने के लिए आई है। तो हम देख रहे हैं कि एमा फ्रॉस्ट का काम बेसिकली एक तरह की एक्समैन की पॉलिटिक्स को देखना है, जो उसके बाहर के मामला है उनको हैंडल करना, और नेमोर जैसे खतरनाक और जज्बाती इंसान को कंट्रोल करना वो सिर्फ एमा फ्रॉस्ट की खूबी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट के साथ वो डिनर पे बैठता है और एज नेमोर वो अपने आप को बादशाह समझता है, उसके हाथ को किस करने लगता है, लेकिन एमा उसको बोलती है कि बाउंड्रीज डार्लिंग बाउंड्रीज। तो नेमोर बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो इस बात को प्रिज्यूम ना करो कि तुम मुझे बाउंड्रीज के बारे में सिखाओगी, स्पेशली जब तुम मेरे किंगडम के अंदर एक गेस्ट बनकर आई हो। बिसाइड्स यहाँ पे समुद्र की गहराई में है ही कौन जिसको ये पता चल सकता है, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं ही हैं और जो कुछ रहेगा वो हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि उनके बीच डिनर वगैरह शुरू होता है और हम देखते हैं कि वहाँ से उन दोनों की थोड़ी सी खैर खैरियत लेते हैं दूसरे की, लेकिन नेमोर उससे बोलता है अब मुझे आखिर ये बताओ कि तुम उस स्कॉट समर्स के साथ कितने टाइम रहने वाली हो, मतलब तुम कब तक ये ड्रामा करती रहोगी कि तुम्हें उसकी परवाह है। मैं जानता हूँ कि तुम जैसी वुमेन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने आप को क्वीन का नाम दिया है, वो एक किंग को डिजर्व करती है, वो एक लीडर को डिजर्व करती है, ना कि एक लड़के को जो कि सोल्जर बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से एमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि लड़का, तुम उसको लड़का नहीं कह सकते हो, यो इंपीरियल ब्रेड। क्या तुमने स्कॉट समर को देखा नहीं कि किस तरीके से जब पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अटैक हो रहा था बेस्टियन के जरिए, तो किस तरीके से स्कॉट ने हम सबको बचाया था, वो एक असली मर्द की तरह वहां पे लड़ रहा था। तो वहीं से नेमोर बोलता है कि ऑफ कोर्स उसने लड़ा और मैंने देखा भी, लेकिन वो तब की बात है जब वहां पे जंग हो रही थी, लेकिन अब वहां पे जंग खत्म हो चुकी है। अब आखिरकार वो किस किस्म का मैन बन के रह रहा है आजकल, जब उसका पूरा का पूरा मसाया चाइल्ड जिसके लिए वो ये सब कर रहा था वो घर आ चुका है। और उसी तरह हम दोबारा से होप के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि होप अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को चमकाती है और बेसिकली उसको छूने की कोशिश करती है, और अगले पल वो उसको डिटेक्ट कर लेती है कि वो यहीं पे मौजूद है, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो आदमी जो है वो लड़का उसके सामने आ जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका हुलिया बिल्कुल चेंज हो चुका है, जहाँ पे वो सिर्फ एक टीनेज बॉय लगा करता था वो पूरा का पूरा आदमी बन चुका है, उसके बाल उसकी दाढ़ी सब कुछ बढ़ चुका है। और कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो, और क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो। और इसी तरह हम देखते हैं उसके पेरेंट्स आके उसको गले लगा लेते हैं और वो बोलता है कि मॉम डैड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिरकार कब से भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत लंबे अरसे से भाग रहा हूँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा से शिफ्ट होते हैं एमा फ्रॉस्ट के पास, जो कि दोबारा रिक के अंदर आई हुई है,
और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सेबेस्टियन शॉ के पास आके खड़ी हुई है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन जब यहाँ पे सो रहा होता है तो एमा फ्रॉस्ट उसके बारे में कुछ सोच रही होती है। मतलब एमा फ्रॉस्ट और सेबेस्टियन का जो रिलेशन है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का है। इसके ऊपर एक पहले वन शॉट मौजूद था जो कि मैंने डार्क एवेंजर्स वाली सीरीज के टाइम पे आपके साथ शेयर कर रहा था, जिसमें हमारे पास एक स्टोरी थी जिसमें हमने एमा का पास्ट, नेमोर का पास्ट और शॉ का पास्ट देखा था और ये सारी की सारी कहानी उसी से रिलेटेड है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट की तरफ देखती है और बोलती है कि स्लीप टाइट यू बास्टर्ड, और इसी तरह वो वहां से आगे बढ़ जाती है। टू बी कंटिन्यूड।